बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस आर्टिकल की समरी पेश करेंगे उस आर्टिकल का टाइटल है फेल्यूर ऑफ ओआईसी, अ केस ऑफ डिसमल स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर एंड फलस्तीन। राइटर कहते हैं कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ये एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सिंस 1947, जब से पार्टीशन हुआ। इन 1954 इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 और 35A इंक्लूड किया, इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया जस्टिफाई करना चाह रहा था अपनी रॉन्ग डूइंग्स और इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया। और इस आर्टिकल के तहत इंडिया के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड करेंसी के पावर्स होंगे। और बाद में मसाइल बहुत चेंज हुए, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। तो 1988 में इंडिया के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और वो बिगनिंग थी फ्रीडम मूवमेंट की। 1990s में राइटर कहते हैं कि कश्मीरीज विक्टिमाइज्ड हुए इंडियन फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस से थ्रू देयर एक्सट्रीम वायलेंस, जिसमें फेक इनकाउंटर्स एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स शामिल थी। These were carried to curb the freedom movement. दूसरा है फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेल्यूर ऑफ ओआईसी और केस स्टडी है कश्मीर और फलस्तीन। तो फलस्तीन में हुआ ये कि फलस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बाल्फोर डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, जिसके तहत जूज वर बीइंग अकोमोडेटेड और उसका प्रिंसिपल था फलस्तीन should be reconstituted as a national home for Jews. मई 1947 में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फलस्तीन और इसराइल को यूएन के जरिए डिवाइड किया गया और उस डिवीजन के मुताबिक 54% इसराइल को एरिया दिया गया और 46% फलस्तीन का एरिया फलस्तीन को दिया, जिसमें ऑलरेडी 31.5% जूस रहते थे। टोटल मतलब पॉपुलेशन में से उनकी पॉपुलेशन थी 31.5%। और ये डिवीजन फलस्तीनियंस को पुश किया कि वो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लॉन्च करें। और सिंस देन द टेरर has become widely spread for Palestine. इसराइली गवर्नमेंट 1 जुलाई 2020 को फॉर्मल एनेक्सेशन ऑफ फलस्तीन वेस्ट बैंक एक प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम एक प्रॉमिस था प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बेनी गैंट्स के। उन्होंने कंसीव किया था आइडिया
या प्रॉमिस किया था, की प्रॉमिस था कि ड्यूरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन के जब वो पावर में आएंगे तो वो मैन्युपुलेट करेंगे सिटी ऑफ जेरूशलम कंप्लीटली, लीगलाइज करेंगे इलीगल सेटलमेंट्स ऑफ जूज इन द वेस्ट बैंक और एनेक्स करेंगे जॉर्डन वैली को। मगर ये पैक्ट या प्लान था जिसको कहा जाता है पीस टू प्रॉस्पर्टी प्लान ऑफ जनवरी 2020। इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी। और मगर फलस्तीनियन ने इस डील को रिजेक्ट किया और इसको नाम दिया डिसेप्शन एंड बीइंग इम्पोजिशन। डिसेप्शन। महविश हफीज डिस्क्राइब करती है कॉमन एग्रेशन बेस्ड साइकी इन द फॉलोइंग वे। वो कहती है कि इंडिया एंड इसराइल शेयर अ कॉमन नेशनल साइकी which makes them natural allies. Both have been extending their respective roles in illegally occupied Muslim lands. India and Israel see themselves as democracies surrounded by hostile and implacable adversaries. In their perception, no other two countries in the world have suffered so much. Or accordingly, India and Israel introduced several laws to victimize Muslims in their territories. इंडिया ने रिसेंटली कपल ऑफ अमेंडमेंट्स की हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे उन्होंने रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A है, जिसकी वजह से कश्मीरीज के राइट्स, कश्मीरीज हैव बीन डिप्राइव्ड of their due rights and status. Same has been the case with Palestine since the 1960s. अब आते हैं कि वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन illegally Indian occupied जम्मू एंड कश्मीर। राइटर लिखते हैं कि इंडियन वायोलेंट activities against Kashmiris have been a routine, but 1989 can be marked with the worst beginning in this context. क्यों? Thousands of people were humiliated, tortured, injured and killed. बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया, अपनी बहन बेटियों को खोया, अपनी माओं को खोया और कुछ औरतों ने अपने हस्बैंड्स को खोया, अपने बेटों को खोया, अपने फादर्स को खोया। और ये साइकिल ऑफ वायलेंस आज भी जारी है इंडिया में, इंडियन लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अंडर दिस पिटिफुल कंडीशन, thousands of houses and shops were burned down, clinched their dwellings and restrained their economic activities. जब मोदी गवर्नमेंट आई फ्रॉम 2016 to 2018, सबको पता है कि वरेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर वैली हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है, रिपोर्ट ऑफ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो रिवेल करती है स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग कश्मीरीज क्या थी। कहते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि these acts are the substantive tool to frustrate the Kashmiri people, as it's not the killing of one individual but the killing of generation who wants to take revenge at any cost, thus adopting the unfair and unlawful means to do so. It is the violation of fundamental human rights of liberty,
freedom of speech, thought, opinion, and religion. These acts restrain the rights of movement, self-esteem, respect, and dignity of the Kashmiri people. एक और फॉरेन रिसर्चर है और ऑथर है क्रिस्टोफर जेफरलट. वो he has highlighted many inhuman killing practices in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. और उनमें से एक है रेप, जिसको वो कहता है कि इट इज द वरेस्ट फॉर्म ऑफ टॉर्चर. बहुत सारे और भी टॉर्चर के फॉर्म्स बताता है, जैसे कि स्ट्रेंगुलेशन बाय स्टील वायर, हैंगिंग, branding with red hot irons, burning alive, launching, gouging of eyes before the assassination, slicing, dismemberment of bodies, drowning alive, and slaughter. बीजेपी ने आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया था, जिसका मकसद था, जैसे आर्टिकल 370 का मकसद था to eliminate special status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and declare Ladakh and illegally Indian occupied Jammu and Kashmir as Indian Union territories. Means mainland से जोड़ना था. और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A, सिटीजनशिप को बढ़ाना था. इसके मुताबिक एनी outsider Hindu can invest in Kashmir to boost economic activities and they can purchase property over there. Political experts and thinkers believe करते हैं इस पे कि revocation of Article 370 and 35A were measures of the BJP government will be working as the last nail in the coffin for soaring human rights violations in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. और उनका ओपिनियन है that India has adopted Israeli model to change status and convert Kashmiris into a minority on their land. मजीद राइटर कहता है कि लाइक इसराइल, इंडिया स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस रीजन में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, नंबर ऑफ हिंदूज को इंक्रीज करेंगे और इसको हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदू मेजॉरिटी टेरिटरी में कन्वर्ट करेंगे. ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन फलस्तीन. करंट सीनियरो, राइटर कहते हैं कि रिफ्लेक्ट्स दैट इसराइल इज द ओनली कंट्री followed by India involved in violent practices to victimize innocent Palestinians. Use of force, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है, वैसे ही यूज ऑफ फोर्स फलस्तीन में है. अनलॉफुल किलिंग इंक्लूडिंग पॉसिबल एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस. इसराइली गवर्नमेंट इनकरेज करती है अपने सेटलर्स को to commit atrocities against Palestinians, और सेटलर्स अटैक करते हैं उन पर, हरास करते हैं उनको, उनकी प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, फिजिकल वायलेंस इन्फ्लिक्ट करते हैं. नतीजन क्या होता है? इंजरीज होती हैं और डेथ होती है. राइटर कहता है लाइक इंडिया, जेंडर बेस्ड वायलेंस हैज बिकम द मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ वायलेंस इन द गजा स्ट्रिप, जिसमें नाइट रेड्स हैं,
अरेस्ट हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, एड इंटर नहीं हो सकती गजा के, जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, एड रोक दी है गई, और नतीजा यह है कि टेंस सिचुएशंस फॉर वुमेन। बदकिस्मती से ओआईसी राइटर लिखते हैं कि ओआईसी मेंबर स्टेट्स कुड not ensure their full-fledged support for Palestinians. Instead, they got divided based on sects and demands of their Western allies. अब ओआईसी का रोल बताते हैं राइटर्स। पहला है कि काजेज ऑफ फॉर्मेशन जो 1969 में बनी थी, उसके काजेज कौन से थे? पहला है डीकोलोनाइजेशन, दूसरा राइटर बताता है कि चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल सीनियरो, तीसरा काज Muslims were being suppressed, especially in Middle East, which forced Muslim leadership to be united to cope with individual and collective problems and promote universal peace. 4. जो immediate reason बना या cause बना OIC formation का, वो था event of Al-Aqsa Mosque fire in Jerusalem in August 1969 that became an immediate cause to consolidate 25 Muslim states जो आज 57-58 है इनटू यूनिट। सऊदी अरेबिया जिद्दा उसका हेडक्वार्टर बना, जिसका मकसद था सर्व करने का मकसद था द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड सीक्स टू बोथ सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ promoting international peace and harmony among various people of the world. Mandate OIC का था promotion of all around cooperation among its members, protection of Islamic holy places, तीसरा था eradication of racialism and colonialism. Charter of OIC था that was composed to consolidate a bond of fraternity among its member states and secure the members' common interest and legitimate causes. It also emphasized coordinating to overcome the Islamic world's overall challenges, preserve the rights of self-determination, sovereignty, independence, and territorial integrity of each member, and promote good governance, democracy, human rights, fundamental freedoms, and rule of law at national and international levels. बदकिस्मती से राइटर लिखता है कि ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड अबव आर स्टिल टू बी अचीव्ड, अभी तक हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं किए। मिसाल के तौर पर मिजरेबल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर एंड फलस्तीन हम आज तक अभी भी देख रहे हैं, और फेल्यूर ऑफ ओआईसी देख रहे हैं। एडिक्वेट स्टेप्स ही नहीं ले पाए कि उनको टैकल कर सके। टू कन्विंस इंडिया एंड इसराइल टू ज्वाइन डायलॉग फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स। ओआईसी अभी तक जो यूएन और ओआईसी के रेजोल्यूशंस हैं रिगार्डिंग कश्मीर एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्टिल अनइम्प्लीमेंटेड हैं। A special declaration on Jammu and Kashmir 7th, 10th and 11th सेशंस ऑफ ओआईसी में अडॉप्ट किए गए थे। उन रेजोल्यूशंस पे अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं। इंडिया ने अभी तक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑफ ओआईसी को इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक्सेस नहीं दी, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया है। In
in the annual session of 2019, OIC favored resolution on the Kashmir issue through dialogue, जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त के सरदार मसूद खान ने क्लियरली कहा था कि OIC has set aside an oppressive Indian approach on the subject and supported resolution through dialogue. In Israel and India, राइटर लिखते हैं कि मजीद लिखते हैं कि Israel and India have become more aggressive in exploiting the situation in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir and Palestine. इसराइल के बारे में कहते हैं कि इसराइल हैज आईज ऑन एस्टेब्लिशिंग इट्स लेजिटिमेसी एज अ जूइश स्टेट, और इंडिया हैज फाउंड वेज टू फोर्स कश्मीरीज टू वेकेट द वैली. और दोनों के इकदाम ने they have not defeated Kashmir and Palestine but all OIC members who have fallen victims to disunity. तारीखी मिसाल है, इजिप्ट का है, सीरिया का है, इराक का है, लिबिया का है, जो रिपीट होता रहता है. Egypt broke with OIC and Arab League in 1978 and established relations with Israel. और इसकी यूनिलैटरल अप्रोच towards Israel made it defiant of the charters of OIC and UN. और इसके एक्ट को कंसीडर किया गया, डिक्लेयर किया गया वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. 1992 में दूसरा मिसाल है, वो मेड another failure OIC का, कि अल-कुद्स कमेटी was formed to initiate jihad against Israel. मगर Libya, Syria and Iraq secured national interest in Arab politics and created factions within the Palestinian diaspora. राइटर कहते हैं कि same is the case with performance of OIC in Kashmir. इसमें कोई शक ही नहीं है कि Muslims in Kashmir and Palestine have suffered a lot under the authoritarian rule of India and Israel. There is a severe threat to their territorial integration, political stability and regional peace. सबसे बड़ी बात है कि violation of human rights in both regions is a wake-up call for the international community. और इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश. मजीद राइटर कुछ स्टेप्स सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, जिस that can be adopted to get Kashmir and Palestine out of trouble. पहला इकदाम राइटर्स देते हैं कि all Muslim leaders should curb human rights violations in Kashmir and Palestine, and OIC should work on common objectives. दूसरा रिकमेंडेशन है कि decisions made by the OIC committee should be binding for all member states. सिर्फ बातों नहीं रहना चाहिए. तीसरा है international media should not apply yellow journalism to promote terror in the world. It should not interpret Islam as a propagator of terrorism, extremism and militancy. Instead, it should highlight those Islamic teachings assuring universal peace. The media should find an unbiased way to present the dismal state of human rights in Kashmir and Palestine. पांचवी रिकमेंडेशन है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेक ट्रांसपेरेंट डिसीजंस दैट विल earn a sigh of relief for the victims. Sixth recommendation है कि Muslim states should launch an international channel from the platform of OIC. It can help share
unpleasant events with the whole Muslim community to act urgently. Seventh recommendation है all OSCE member states should observe unity to define their collective stance against the violent nature of India and Israel. 8वां OSCE leadership should influence UN Security Council and UN General Assembly to implement the respective resolutions urgently so that Muslims in both regions can get rid of violent practices. Additionally, it can help them acquainted with recent events around the world. Recommendation 9 है कि OIC members should foil Islamophobia attempts by making the Islamic teachings understandable for Western society and other non-Muslims worldwide. References है Margala Hill Papers 2021 issue 2, Failure of Organization of OIC Islamic Cooperation, A Case of Dismal State of Human Rights in Kashmir and Palestine by Mohammad Shamshad and Farooq Arshad. Thank you.